स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन मित्र के अंदर। और आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी का जो चैप्टर हमारा चला हुआ था, यानी राजनीतिक पार्टियां, इसके अंदर जो हमारा टॉपिक चला हुआ था, ये जो टॉपिक चला हुआ था, आज इस टॉपिक के अंतर्गत हम डिस्कस करने जा रहे हैं द चैलेंजेस फेस्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज। कि पॉलिटिकल पार्टी यानी राजनीतिक दलों के सम्मुख प्रमुख कौन कौन सी चुनौतियां हैं, and what are the main challenges faced by political parties, उनके बारे में आज डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि हमने चैप्टर के माध्यम से ये जाना था कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो आधुनिक लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने में काफ़ी सक्षम रही हैं, काफ़ी सफल रही हैं। आज पॉलिटिकल पार्टीज की वजह से ही आज लोकतंत्र इतना मजबूत हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं इन पॉलिटिकल पार्टीज को कुछ चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है। आज उन्हीं के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि कौन कौन सी प्रमुख चुनौतियां हैं जो कि राजनीतिक पार्टियों के सम्मुख आती हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी का यदि हम अर्थ समझे तो क्या होता है? आंतरिक लोकतंत्र का अभाव। इस क्या मतलब हुआ इसका कि जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं, राजनीतिक पार्टियों के अंदर क्या होता है कि राजनीतिक पार्टियों के अंदर जो सत्ता है या जो पावर है, आजकल ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है ये एक टेंडेंसी बनी हुई है, एक ट्रेंड बना हुआ है कि जो चुनिंदा कुछ टॉप लीडर्स हैं या पावर इज एंजॉयड बाय सम टॉप लीडर्स, यानी कि जो पार्टी के ऊपरी जो लोग हैं, सत्ता पर जो प्रमुख काबिज हैं, पार्टी के जो प्रमुख हैं, उनके द्वारा जो है शक्ति का उपयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत क्या होता है? पार्टियां न तो अपने जो मेंबर्स होते हैं मेंबरशिप रजिस्टर रखती हैं, न ही पार्टियां क्या करती हैं अपने उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑर्गेनाइजेशनल जो इलेक्शन होते हैं वो कंडक्ट करती हैं, न ही इनके अंदर ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग्स हेल्ड की जाती हैं। ऐसे में क्या होता है कि कुछ नेता लोग जो कि फॉलोवर से एक्टिव मेंबर्स के कैटेगरी में आते हैं, उन लोगों का पार्टियों से क्या हो जाता है? विश्वास खत्म हो जाता है, क्योंकि ऐसे लोगों के पास ऊपर उठने का कोई अवसर नहीं रह जाता है। दूसरा जो पॉइंट है जो कि हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो होता है डायनेस्टिक सक्सेशन। डायनेस्टिक सक्सेशन जैसे कि वंशीय उत्तराधिकार, यानी कि एक तरह से देखा जाए तो ये मोनार्की सिस्टम के अंतर्गत चली जाती है ये बात, जो कि मोनार्की सिस्टम की वजह से फ्रांस के अंदर क्रांति हुई थी। और मोनार्की सिस्टम जो है वो डेमोक्रेसी के बिल्कुल विपरीत है। डेमोक्रेसी के विपरीत होने की वजह से इसमें क्या होता है कि डायनेस्टिक सक्सेशन के अंदर कि पार्टी के अंदर कुछ ऐसे लीडर्स जो कि अनएडवांटेज, जो पार्टी के अंदर जो एडवांटेज होता है उसका अनफेयर फायदा उठाते हैं। इसमें क्या होता है कि पार्टी के जो ऊपरी अधिकारी होते हैं या ऊपरी जो सदस्य होते हैं वो या तो इसके अंदर क्या होता है कि फैमिलीज जनरेशन रूल फॉरएवर, यानी या तो जो वंशीय संस्था है, जो एक परिवार है, परिवार के सदस्य लगातार उसके प्रमुख बनते चले जाते हैं। ऐसे में भी लोगों के पास क्या नहीं रहता है? लोगों के पास उस दल में, उस राजनीतिक दल के अंदर अपने आप को ऊपर उठाने का कोई अवसर नहीं रह जाता है। तो ये भी एक तरह से जो लोकतंत्र के खिलाफ है। लोकतंत्र की जो एक तरफ तो पार्टियां लोकतंत्र को मजबूत कर रही हैं, लेकिन साथ ही ये जो इसके चैलेंजेस फेस कर रही हैं, इनकी वजह से लोकतंत्र के अंदर लोगों का विश्वास भी, लोकतंत्र के अंदर लोगों का विश्वास होते हुए भी जो पार्टी सिस्टम है इसके अंदर से लोगों का विश्वास उठता जा रहा है। तीसरा पॉइंट जो है, क्योंकि ये पॉइंट जो हमारा कहां से है, ये ऊपर वाले से ही निकल करके आया हुआ पॉइंट है। तीसरा पॉइंट जो है ये हमारे दूसरे पॉइंट से निकल कर आया है, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, यानी पारदर्शिता की कमी। इसका मतलब क्या हुआ कि जब कोई पार्टी गठित हो जाती है, जब किसी पार्टी को फॉर्म कर लिया जाता है, तो पार्टी के फॉर्म कब होती है हमने डिस्कस किया था कि वह
some policies are common, the people who have the same view and they are formed for the collective goods. कलेक्टिव गुड के लिए यानी सोसाइटी की भलाई के लिए बनाई जाती हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, जैसे ही ऑर्गेनाइजेशन सेटअप होती है, कुछ चुनिंदा जो मेंबर्स होते हैं वो पावर में आ जाते हैं। तो ऐसे में क्या हो जाता है कि कुछ जो एक्टिव मेंबर्स होते हैं, उन एक्टिव मेंबर्स को ये पता ही नहीं चल पाता कि व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड द पार्टी। पार्टी के अंदर क्या कुछ चल रहा है इसके बारे में लोगों को पता नहीं होता। ऐसे में कुछ मेंबर्स क्या करते हैं, कुछ मेंबर्स पार्टी की पॉलिसीज से प्रभावित होकर के अपने जो डिसीजन मेकिंग है, जो पार्टी का जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, उस पार्टी में अपनी भागीदारी न होने की वजह से उदास हो जाते हैं। और कई बार ऐसा देखा गया है कि इस दल के सदस्य उसको पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं, जिसको कि हम डिसेप्शन भी बोलते हैं। और इस प्रकार का जो ये होता है, जिसको दल बदल की संज्ञा दी जाती है। चौथा जो पॉइंट है हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट, यूज ऑफ मनी एंड मसल पावर। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और आज के इलेक्शन के अंदर तो आप पंचायती इलेक्शन के चुनाव से लेकर के, पंचायती इलेक्शन हो, मेंबर का चुनाव हो या सरपंच का चुनाव हो, जिला परिषद का चुनाव हो, ब्लॉक समिति का चुनाव हो, ये इस प्रकार की धांधली जो है आम बात है भारतीय राजनीति के अंदर। भारतीय राजनीति के अंदर आज पैसे और जो मसल पावर है इसका बोलबाला काफी बढ़ गया है। इनसे क्या होता है कि जैसे पैसा या शारीरिक शक्ति का प्रयोग, इसके तो क्या होता है इससे कि जो पार्टीज होती हैं, पार्टीज ऐसे मेंबर्स को नॉमिनेट करती हैं, ऐसे कैंडिडेट को नॉमिनेट करती हैं या तो जिसका बैकग्राउंड अच्छा हो या व्यक्ति ऐसा हो जो कि मनी रेज कर सके इलेक्शन के दौरान, हु कैन रेज मनी ड्यूरिंग द इलेक्शन प्रोसेस। दूसरा, इलेक्शन के दौरान काफी क्षेत्रों में ये देखा गया है, काफी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर ये देखा गया है या मतदान केंद्रों पर भी ऐसा ये घटनाएं सुनने को मिलती हैं कि जो पोलिंग बूथ्स होते हैं उनको कैप्चर कर लिया जाता है। किसी पार्टी के जो एक तरह से देखा जाए जो क्रिमिनल टाइप ऑफ जो कैंडिडेट्स होते हैं, उनके पास एक गिरोह होता है, एक दल होता है, एक गैंग होती है। और जब वो पार्टी मेंबर से मान ली वो कैंडिडेट जो है लूजिंग साइड में जा रहा होता है, तो उस दौरान उस इलेक्शन को किसी तरह से निरस्त करवाने के चक्कर में या जो वोटिंग चल रही है उस वोटिंग को प्रभावित करने के लिए ये जो मसल एंड पावर का इस्तेमाल किया जाता है, मनी का इस्तेमाल, यानी मनी का पावर जो होता है वो वोटिंग से पहले किया जाता है, लोगों को अपने मतों का सही प्रकार से उपयोग न करने के लिए। यानी एक तरह से देखा जाए तो ये हमारा जो एक वैश्विक मत अधिकार है उसके हनन का एक तरीके से प्रमुख मुद्दा बना हुआ है। तो ऐसे में क्या होता है, जो हमारे जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र की जड़ें मजबूत होने की बजाय खोखली हो जाती हैं, क्योंकि लोग चाहते हुए भी क्या नहीं कर सकते, लोग चाहते हुए भी अपने पसंद के कैंडिडेट को वोट कास्ट नहीं करते। क्योंकि ऐसा देखा गया है कि क्योंकि भारत एक ग्रामीण क्षेत्र का देश है और इसमें ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर अनुसूचित जाति यानी गरीबों की संख्या बहुत ज्यादा होती है और गरीबों को पैसे देकर अपने ओर करना आसान बात है, कोई बड़ा बात नहीं है भारत के अंदर। पांचवा जो पॉइंट है हमारा, पांचवा पॉइंट है लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइस। जैसे कि पहले जो राजनीतिक पार्टियां हुआ करती थी उनके अलग अलग एजेंडाज होते थे, अलग अलग पॉलिसीज होती थी, अलग अलग उनके मैनिफेस्टोज होते थे, यानी अलग अलग उनके अंदर क्या होती थी, लोगों के सामने विकल्प अच्छे होते थे। अब इस विकल्प के अंदर क्योंकि राजनीतिक जो अरेना है, राजनीतिक जो अखाड़ा है, उसके अंदर आज इतने ज्यादा पार्टियां अस्तित्व में आ गई हैं जिसकी वजह से पार्टियों के सम्मुख कोई विकल्पों के अंदर कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं पाया जाता है। ऐसे में यही बात सामने आती है कि कुछ लीडर्स, क्योंकि इसके दौरान देखा था हमने डायनेस्टिक सक्सेशन के दौरान कि वंशीय उत्तराधिकार की वजह से क्या होता है,
कुछ पार्टी मेंबर्स छोड़कर जो कि मौके की तलाश में होते हैं वो दूसरी पार्टियों के साथ चले जाते हैं। तो यहाँ पर एक ये बात भी सामने आती है कि जो पार्टी सिस्टम है, इस पार्टी के अंदर कुछ जो नेता लोग हैं वो मौका प्रस्ती के चक्कर में, यानी मौका देखकर जिस पार्टी के अंदर उस कैंडिडेट की नहीं चल रही होती है वो उस पार्टी की सदस्यता को छोड़ करके दूसरी पार्टी का मेंबर बन जाता है। इस प्रकार से देखें तो कैंडिडेट्स के अभाव में भी एक प्रकार से लोगों के पास क्या नहीं है, सही विकल्प नहीं मिल पाते हैं। तो इस प्रकार से हमने जाना कि किस प्रकार से ये प्रमुख चुनौतियां जो होती हैं राजनीतिक पार्टियों के सामने, ये किस प्रकार से लोकतंत्र को एक तरह से खोखला करने का काम करती हैं। अब हम ये जानेंगे कि लोकतंत्र को सामने ये जो प्रमुख चुनौतियां हैं या राजनीतिक पार्टियों के सामने ये जो प्रमुख चुनौतियां हैं, इनसे कैसे निपटा जाए, इनको कैसे दूर किया जाए। तो दोस्तों अब हम जानने जा रहे हैं कि पार्टीज जो हैं, पार्टीज के सामने जो प्रमुख चुनौतियां हैं उन चुनौतियों का समाधान कैसे किया जाए, यानी व्हाट स्टेप्स शुड बी टेकन टू इम्प्रूव द पॉलिटिकल पार्टीज। राजनीतिक दलों को सुधारने के लिए कौन कौन से कदम उठाए जाने चाहिए। सबसे बड़ा मुद्दा तो सबसे यही है, सबसे पहले तो हमें ये सोचना होगा कि क्या राजनीतिक पार्टियां खुद सुधरने के लिए तैयार है। मान लीजिए इस प्रकार की मैटर ये पॉलिसीज बना भी दी जाएं और राजनीतिक पार्टियां खुद सुधरने के लिए तैयार ना हो, तो इन पॉलिसीज को बनाने में, क्योंकि सभी के सभी जो कानून हैं, लॉस हैं, कौन बनाता है, संसद बनाती है, पार्लियामेंट बनाती है, और पार्लियामेंट के अंदर इन राजनीतिक दलों में से ही कोई ना कोई सत्ता में होता है। तो क्या ये राजनीतिक जो पार्टियां होती हैं, पॉलिटिकल जो पार्टीज होती हैं, क्या ये ऐसे कानून बनाएंगी? कानून ऐसे बनाए तो क्या वो इन कानूनों को लंबे समय तक जो है फॉलो कर पाएंगी? ये सभी बातें सोचने का प्रमुख विषय हैं। फिर भी अगर जो इनको सुधारने के लिए कोशिश की जाए तो कौन कौन से ऐसे सजेशन है जो हमें करने चाहिए। सबसे पहले क्या है, लॉ शुड बी मेड, कानून बनाए जाने चाहिए। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि ए लॉ शुड बी मेड टू रेगुलेट, ए लॉ शुड बी मेड टू रेगुलेट द इंटरनल रिलेशंस ऑफ द पार्टी। इंटरनल रिलेशन मीन्स द इंटरनल जो कम्युनिकेशन है मेंबर्स के बीच, पार्टी के मेंबर्स के बीच जो इंटरनल कम्युनिकेशन है उसके बारे में कानून बनाया जाए। इस संदर्भ में एक कानून बनाया भी गया है क्योंकि ये देखा गया है कि पार्टी के अंदर राजनीतिक जो नेता होते हैं उनके अंदर मतभेद होने पर, प्रमुख पार्टी मेंबर्स के साथ मतभेद होने पर कुछ मेंबर्स, कुछ उम्मीदवार पार्टी को छोड़कर चले जाते हैं। और इस सब चीज को रोकने के लिए हमारे 10वीं अनुसूची के अंदर क्या किया गया, संशोधन किया गया था और 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। वो इसीलिए जोड़ी गई थी 2002 के आसपास कि राजनीतिक जो दलों में अदला बदली होती है इसको किस प्रकार से रोका जाए। तो इस सब के लिए क्या बनाया गया था, इसमें ये कानून बनाया गया कि मान लीजिए कोई कैंडिडेट किसी पार्टी के नाम से इलेक्शन जीतता है और इलेक्शन जीतने के बाद पार्टी के साथ उसके या पार्टी विचारधारा के साथ बाद में उसकी जो बात नहीं बन पाती है तो वो व्यक्ति यदि उस पार्टी को छोड़कर जाता है तो उसकी जो कैंडिडेचर है, जो उसकी उम्मीदवारी है वो खत्म कर दी जाए और जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से, जिस विधानसभा से उसने इलेक्शन जीता था, चुनाव जीता था, उस सीट को खाली समझा जाए। लेकिन यहाँ पर भी एक अपवाद है, ये जो बट वर्ड है बेटा, ये पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के दौरान भी बहुत से ऐसे इम्प्लीमेंट पढ़ते हैं लेकिन लास्ट में एक बट, ये जो बट है 3 लेटर का वर्ड, ये सारी सोची हुई बातों पर पूरी तरह से उसको फ्लड कर देता है, पूरे को खत्म कर देता है। क्या है इसके तहत कि मान लीजिए
किसी पार्टी ने इलेक्शन जीता और उसके 10 कैंडिडेट जो चुनाव जीते और उनको राजनीतिक प्रलोभन मिल गया, किसी मंत्री पद का प्रलोभन मिल गया, पैसे के लिए उनको कोई प्रलोभन मिल गया, तो इस पार्टी के जो 1/3 कैंडिडेट हैं वो अगर जो एक साथ छोड़कर चले जाते हैं तो इनकी सदस्यता रद्द नहीं होती है। जैसा कि हमने हरियाणा के अंदर 2004 की जो राजनीति थी, जो चुनाव थे, उसके अंदर देखा था कि हजका के किस प्रकार से जो विधायक हैं वो हजका को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए थे। तो इसलिए कानून को थोड़ा स्ट्रिक्ट बनाया जाना चाहिए। दूसरा क्या है, पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं शुड रिड्यूस द यूज ऑफ मनी। जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं इन खुद को क्या करना चाहिए, जब इलेक्शन के दौरान जब जो पैसे का जो पानी की तरह से बहाया जाता है उसके ऊपर थोड़ा कंट्रोल रखना चाहिए। इससे कैसे किया जा सकता है, इसके लिए एक सुझाव ये भी हो सकता है कि जो गवर्नमेंट है या स्टेट शुड प्रोवाइड फंड टू कंटेस्ट इलेक्शंस टू वेरियस पॉलिटिकल पार्टी। जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उन राजनीतिक पार्टियों को, सत्ताधारी पार्टी को क्या करना चाहिए, क्योंकि ट्रेजरी क्या है, गवर्नमेंट की है और उस गवर्नमेंट से पैसा जो है इसके फंडिंग जो इलेक्शन की करनी चाहिए। इससे क्या होगा, ये पैसा जो किस तरह से दिया जा सकता है, ये पैसा पेपर के जैसे पेपर वर्किंग के लिए, टेलीफोनिक के लिए, पेट्रोल के रूप में इनको उपलब्ध कराया जा सकता है। और हो सके तो जो पार्टी जितने वोट सिक्योर करती है, जितने वोट हासिल करती है, उन वोटों के प्रोपोर्शन के अंदर ये पैसा निर्धारित किया जा सकता है। अगला जो मोस्ट इंपोर्टेंट है कि 1/3 सीट शुड बी रिजर्व फॉर वुमेन। हर पार्टी के अंदर एक इस प्रकार का प्रोसीजर बना देना चाहिए, एक इस प्रकार का रूल बना देना चाहिए कि वो पार्टी 1/3 सीटें जो महिलाओं के लिए आरक्षित रखे, महिलाओं के लिए सुरक्षित करे, ताकि महिलाएं भी राजनीति के अंदर अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सके। फोर्थ पॉइंट, पार्टी शुड कंडक्ट इंटरनल इलेक्शंस। सबसे बड़ी बात यही है कि पार्टी के अंदर मेंबर, जो पार्टी मेंबर्स होते हैं, उनके अंदर जो टकराव का जो मुद्दा होता है मुख्य रूप से यही होता है कि इनके अंदर जो पॉलिसीज होती हैं, जब पॉलिसीज बनाई जाती हैं तो इन पॉलिसीज के अंदर बहुत से ऐसे मेंबर होते हैं, बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जिनको पूछा तक नहीं जाता। तो ऐसे में क्या होना चाहिए कि पार्टी के अंदर जो है इंटरनल इलेक्शन होने चाहिए, यानी कोई भी जब कानून बनाया जाता है, कोई भी पॉलिसी जब पार्टी से संबंधित बनाई जाती है तो उस पार्टी के सभी मेंबर्स को जो है इसमें शामिल करना चाहिए। इस प्रकार से अगला जो पॉइंट है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्या कि पार्टीज को एक रजिस्टर में मेंबरशिप जो रजिस्टर है वो मेंटेन करना चाहिए और इस मेंबरशिप रजिस्टर को जो पॉलिसीज के साथ साथ इस प्रकार से, यानी जो पार्टी है, पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। यानी इसके अंदर जो रजिस्टर है, मेंबरशिप रजिस्टर, इसके अंदर पार्टीज की पॉलिसीज को लेकर के जो कैंडिडेट्स हैं उन सभी कैंडिडेट्स का नॉमिनेशन होना चाहिए। ये सभी जो है अगर जो मैंडेटरी हो जाते हैं तो काफी हद तक जो पार्टीज के सामने जो प्रमुख चुनौतियां हैं उन चुनौतियों से काफी हद तक निपटारा पाया जा सकता है। लेकिन अंत में फिर वही क्वेश्चन आता है कि क्या राजनीतिक पार्टियां सुधरने को तैयार हैं? क्योंकि सबसे पहले जिस चीज के लिए हम काम कर रहे हैं वही चीज अगर जो सुधरने के लिए तैयार नहीं है तो ये सभी चीजें आगे चल करके किसी काम नहीं आएंगी। इन पर जितने भी मेहनत की जाएगी वो सारी, वो लाइन में बोलते हैं ना, बट इन वैन, सब बेकार चली जाएगी। तो इसलिए हम चाहते हैं कि पार्टीज को इस प्रकार से, यानी कि अपना रजिस्टर मेंटेन करना चाहिए, इंटरनल इलेक्शन होने चाहिए, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग्स होनी चाहिए और इनके साथ साथ हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने भी समय समय पर ऑर्डर पास किए हैं, जैसे कि इलेक्शन के दौरान जो भी कैंडिडेट इलेक्शन कंटेस्ट करता है उसका एक एफिडेविट फिलअप करवाया जाता है। एफिडेविट के अंदर उसका सारा जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड है और उसके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस है उन सबसे रिलेटेड क्या करवाया जाता है, वो फॉर्म एफिडेविट जो फाइल करवाया जाता है। लेकिन यहाँ पर भी वही बट वाला क्वेश्चन आ जाता है कि ये बट है, ये इसके अंदर जो एफिडेविट जो
फिल किया जाता है, एफिडेविट जो दायर किया जाता है, उस एफिडेविट में हमारे पास क्या श्योरिटी है कि उस एफिडेविट के अंदर जो मेंशन बातें हैं वो सारी सही हैं। इसके लिए क्या होना चाहिए, इसके लिए अलग से एक ऑर्गेनाइजेशन गठित की जानी चाहिए ताकि इन सब चीजों को बारीकी से चेक किया जा सके। इस प्रकार से हमने पॉलिटिकल पार्टीज के जो मुद्दे हैं उनके बारे में जाना, पॉलिटिकल पार्टीज के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को किस प्रकार से खत्म किया जा सकता है, किस प्रकार से डेमोक्रेसी को मजबूत किया जा सकता है। तो आज की क्लास में हम इतना ही डिस्कस करते हैं और इसी के साथ अपना जो पॉलिटिकल पार्टीज वाला जो चैप्टर है वो समाप्त होता है।